मेन बाजार, शाहगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। वक्त शाम के 7:30। दो अज्ञात हमलावर भीड़ को चीरते हुए इस बाजार में घुस आए। हमलावर अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें उनका निशाना शैल कुंद्रा कहां और कब मिलेगा। प्लानिंग बहुत बारीकी से की गई थी। शैल कुंद्रा एक कपड़े के व्यापारी थे और उस समय वो अपनी दुकान पर नहीं थे। वो अपने दोस्त की दुकान वाधवा ज्वेलर्स में थे। 7 बजे मतलब दुकान से वो नीचे उतरे तो अक्सर क्या है, शाम के टाइम जब खाली होते थे तो वहीं उसके यहाँ जाके बैठ जाते थे। हमलावर वाधवा ज्वेलर्स की दुकान में घुस आए। वाधवा ज्वेलर्स में जो घटना घटी उसे शब्दों में बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा हादसा दुकान में लगे सीसीटीवी ने कैद कर लिया था। वो फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दुकान शैल के दोस्त की थी और इत्तेफाकन शैल अपने दोस्त से मिलने चला आया था। दरवाजा खुलते ही 2 लोग अंदर आए, जैसे एक कस्टमर के नाते जैसे एकदम उन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने दुकान में घुसकर शैल कुंद्रा पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में शैल ने भी अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से फायरिंग की, मगर हमलावर उनके ऊपर हमला करने में कामयाब रहे और उन्हें जख्मी कर गए। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ शुरू की। इस हमले में शैल कुंद्रा के दोस्त रमेश भी बुरी तरह जख्मी हुए, लेकिन खुशकिस्मती से बच गए। अचानक एक लंबा सफेद पैंट शर्ट पहने हुए आदमी आया। दोनों हाथों में उसके रिवॉल्वर थी। आते ही फायरिंग करी, जिसमें पहले 3 गोलियां मुझे लगी। मैं गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। पहुंचने के बाद लगभग काफ़ी तेज़ी से पुलिस की जो खास करके जो सूत्र हैं उनसे हम लोगों ने कोशिश की कि इंफॉर्मेशन मिल जाए। हमलावर 2 पेशेवर गैंगस्टर थे और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से पुलिस ने उनको पहचान लिया। दोनों के नाम थे बाले और रवि। पता चल गया कि बाले के ही गैंग ने इसको किया है और उसके एक और उसका क्रिमिनल जो था, जिसका भी चेहरा सीसीटीवी फुटेज में आया था, वो भी आइडेंटिफाई हो गया। हमलावरों को पहचानने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने की मुहिम छेड़ दी। हमले के दौरान शैल कुंद्रा ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से फायरिंग करके उनमें से एक हमलावर को घायल कर दिया। अगले दिन सुबह पुलिस को पास के एक गांव में खाई में पड़ी हुई एक लाश की जानकारी मिली। फिरोजाबाद का एक बहुत ही नोन शूटर था, हायर्ड एसेंट जिसको कहते हैं, बाले करके था। बंदूकधारी हमलावर ज्वेलरी की दुकान में थे, पर एक भी जेवर को छुआ तक नहीं गया। क्यों? क्योंकि शैल कुंद्रा के हमलावर पेशेवर हत्यारे थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जो अनजान लोगों की सुपारियां उठाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार शैल कुंद्रा की सुपारी किसने दी थी और क्यों दी थी? इस हमले का कारण था आपसी दुश्मनी। पुलिस के अनुसार यह हमला राधेश्याम ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि राधेश्याम के बड़े भाई रामकिशन को शैल ने ही मरवाया था। शैल कुंद्रा और राधेश्याम के भाई रामकिशन आगरा में एक ही मार्केट में साथ साथ व्यापार करते थे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर दोस्ती ने दुश्मनी का रूप ले लिया। राधेश्याम मल्होत्रा के बड़े भाई रामकिशन, ये दोनों ही इनके काफ़ी अच्छे मित्र थे। तो रामकिशन और शैल में मनमुटाव हो गया लगभग 2-3 वर्ष पहले, कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के। और उसके बाद
रामकिशन का मर्डर हो गया, जिसमें शैल कुंद्रा मुख्य अभियुक्त के रूप में आए। पुलिस के अनुसार शैल कुंद्रा को मारकर राधेश्याम ने अपने भाई की मौत का बदला लिया। जो रामकिशन था, उसके छोटे भाई राधे ने ये प्रण किया कि मैं इसको मार के ही रुकूंगा। पुलिस के अनुसार शैल कुंद्रा पर हमला होते ही राधेश्याम फरार हो गया था। उस तक पहुंचने के लिए पुलिस दूसरे हमलावर रवि की तलाश में थी। दूसरे हमलावर रवि को पकड़ने के लिए पुलिस ने रवि के घर और आस पड़ोस को चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही रवि के घर वालों से पूछताछ की। रवि को जानते हो? कहाँ है रवि? हम रवि को नहीं मालूम सर, हम शंभुआ को जानते तुम हैं। जानते हो रवि को? हाँ सर। तुम कहाँ रहते हो? यहाँ सर। वो कहाँ रहता है? इधर ही पे सर। रवि को नहीं जानते तुम? हाँ जी। कुछ भी नहीं पता? हमें नहीं मालूम सर। लेकिन रवि पुलिस के हाथ नहीं लगा। प्लानिंग ऐसी थी इनकी कि घटनाक्रम से 2-3 घंटे पहले ही सबको इन्होंने दूर कर लिया था, अपने परिवारजनों को, अपने घर को बंद कर लिया। और घटना होने के बाद जितने मोबाइल फ़ोन थे सब स्विच ऑफ हो गए हैं। हमलावरों के लाख छुपने के बाद भी पुलिस को हमले के पीछे छुपे लोगों की जानकारी मिल गई और साथ ही पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि इस पूरी घटना के पीछे राधेश्याम के साथ किसी बड़े माफिया का हाथ भी है। यहाँ पे एक माफिया था पहले, ओपी करके, ओम प्रकाश। हमारी सूचना के अनुसार वो पिछले 3 दिन से यहाँ कैंप कर रहा था और संभवतः उसने ही सुपारी ली और ये पूरे इसको एग्जीक्यूट कराया उसने, इस पूरे ऑपरेशन को। इस हत्या से संबंधित पुलिस की जांच इतनी तेजी से चल रही थी कि राधेश्याम ने खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। राधेश्याम ने कुछ ही दिन पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसका कहना है कि वो निर्दोष है और उसका शैल की हत्या से कोई संबंध नहीं। राधेश्याम की पहुंच राजनीतिक हद तक है। उसे पूरा विश्वास है कि वो अपने आप को बेकसूर साबित करवा लेगा। खून का बदला खून। आपसी दुश्मनी ने एक और जान ली, लेकिन इसमें पिस गए मासूम परिवार वाले। इन बच्चों का बाप नहीं रहा, मां ने खोया बेटा। कितना बहादुर शेर बच्चा था, कैसे समझाऊं, छोटी सी मेरी बहू रह गई है, कैसे पालेगी, कैसे करेगी सब कुछ। और पत्नी ने पति, उसका जीवन साथी, और एक भाई का बाप समान बड़ा भाई नहीं रहा। शैल कुंद्रा की हत्या का मामला अभी शांत मालूम होता है, पर इस बात की गारंटी कौन दे सकता है कि आने वाले दिनों में, सालों में यह केस दोबारा नहीं खुलेगा? हो सकता है कि अगला निशाना कोई मासूम हो जो इस दुश्मनी के बारे में कुछ जानता तक नहीं हो। हमारे अगले केस की कहानी 2 पड़ोसियों की है। महाराष्ट्र के थाने जिले में हुई इस वारदात में एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये किस्सा शुरू हुआ चंद मामूली ईंटों को लेकर। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया और नतीजा 2 टूटे बिखरे परिवार और एक मौत। मुंबई के पास स्थित ठाणे शहर, महाराष्ट्र। दो पड़ोसी, इंद्रकली और चौहान परिवार। चौहान परिवार ने एक दीवार बनवाई और सामान रखने के लिए एक छज्जा यानी छोटी सी जगह। इससे इंद्रकली को परेशानी हुई और इंद्रकली ने भी एक दीवार बनवाई, जिससे चौहान परिवार के घर के मेन गेट में रुकावट आने लगी। चौहान परिवार ने यह दीवार गिरा दी। एक शाम इस दीवार को लेकर झगड़े हद से ज्यादा ही बढ़ गए और झगड़े का नतीजा यह हुआ कि इंद्रकली जलती आग में झुलस गई। इंद्रकली और चौहान परिवार पिछले 5 साल से पड़ोसी थे। फिर इन 2 पड़ोसियों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक जान आग के लपेटे में आ गई? क्या ये एक का प्रयास था या फिर
एक सूजी बूजी हत्या की साजिश। राजेश जायसवाल वक्त पर पहुंच गया और उसने आग बुझाई। राजेश इंद्रकली का गोद लिया बेटा है। मेरा सर दर्द कर रहा था, मैं मेडिकल पे गया, गोली लेके आया तो देख रहा हूँ तो यहाँ पे आके मेरी मम्मी बहुत चिल्ला रही है, तड़प रही है मेरी माँ। तो मैंने आग देखा तो मैं पानी डाल के बुझाया माँ को। पुलिस अधिकारियों की मदद से राजेश अपनी मां इंद्रकली को तुरंत अस्पताल ले गया। शाम को 5:30 बजे ये औरत जली थी, इसका इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आया तो उसके साथ पुलिस भेज के उसको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब इंद्रकली को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी हालत काफी नाजुक थी, लेकिन उसने फिर भी पुलिस को बयान दिया। उसका बयान लिया गया, उसमें बताया कि उसके जो पड़ोसी है राम समुच रघुराई चौहान और उसकी बीबी सविता चौहान, उन्होंने उसको राखेल डाल के जला दिया। दो दिन बाद अस्पताल में ही इंद्रकली की मौत हो गई। इंद्रकली की दर्दनाक और बेवक्त मौत बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर ये मामला इतने गंभीर मोड़ तक कैसे पहुंचा। इंद्रकली के पति बुधराम जायसवाल ने हमें बताया कि इस झगड़े की शुरुआत कहां से हुई। ये रूम मेरा है, ये दीवार मेरा सेफ्टी है, पूरा अकेले का दीवार है, उसमें किसी का भागीदारी पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं है। ये हमारा सिन का रूम है। मैं उसको क्या बोला था लेते समय रूम कि भाई जब भी माला अपने को डालने का होएगा, तुमको डालने का होएगा, तो अपना आधा एक सीढ़ी डालेंगे, दोनों से अपन वापरेंगे। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। अब वो बेच के चला गया, इसने अपने मनमानी का कर डाला है। इंद्रकली के बेटे के अनुसार चौहान परिवार ने जो दीवार खड़ी की, उससे उनके परिवार को काफी तकलीफ उठानी पड़ी। ये दीवार के ऊपर इन्होंने पूरा दीवार खड़ा किया है। दीवार खड़ा करने के बाद मेरे दीवार से सीढ़ी चिपका के निकाले है और मेरा दीवार पूरा पपड़ी से भीग जाता है, घर में पूरा बास देता है। लेकिन चौहान परिवार का दावा है कि इंद्रकली उन्हें लगातार परेशान करती थी। नहीं, झगड़ा नहीं था, पहले भी झगड़ा नहीं था, पहले से ही हमसे बोलती थी तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। उसने बोली मेरे को घर माला डालने का, मुझसे 20,000 रुपये का डिमांड की। मैं बोला 20,000 रुपया मैं नहीं दे सकता हूँ, तो बोलती है तेरी जिंदगी में बर्बाद करेगी। राम समुख चौहान की बेटी चंदा ने हमें बताया कि उसके माँ बाप पर लगाए हुए आरोप झूठे हैं। उसका ये भी कहना है कि इंद्रकली उन्हें फंसाना चाहती थी। हमेशा झगड़ा ही करना चाहती थी वो। बस उसका कहने मतलब एक घर मेरे नाम पे कर दो, पापा के नाम पे भी हमेशा गंदे गंदे बातें बोलती रहती थी। ये चौहान ने मुझे किया है, ऐसा किया वैसा किया, हमेशा जलने को बोलती ही रहती थी, मैं तुमको जल के फंसाऊंगी फंसाऊंगी। फंसा ही दिया उन्होंने। दोनों परिवार इस बात को तो मानते हैं कि उनके बीच में झगड़ा होता था, लेकिन चौहान परिवार का कहना है कि इंद्रकली ने यह बयान सिर्फ उनकी मुसीबतें और बढ़ाने के मकसद से दिया है। उनका कहना है कि इंद्रकली के आग से जलकर मरने में उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि वो तो इस बात का दावा करते हैं कि इंद्रकली ने खुद ही ये आग लगाई है। यानी मैंने सुबह 8:30 बजे घर से निकला और काम पे सीधे आया। पहला बीवी को पकड़े पुलिस, तो उसने फ़ोन किया बीवी ने कि ऐसा ऐसा हो गया है। वहाँ क्या हुआ था वो मुझे मालूम नहीं था, मैं नहीं था। उस शाम राम समुख चौहान के बेटे रविंदर चौहान ने इंद्रकली के घर के बाहर लगी ईंटों की दीवार गिरा दी और रविंद्र के अनुसार दीवार गिराने के बाद इंद्रकली ने उसे धमकी दी थी कि वो अपने आप को जला लेगी। वो जो ईंट है ना, उसकी दूसरी बार ईंट, वो हम लोगों को जाने को जगह नहीं था, वो हम लोगों ने उसको वहाँ कर दिया उसके दरवाजे के इधर। फिर वो हम लोगों को गाली देनी शुरू कर दी। उसी दिन उसने बोला मैं अभी तुम लोगों को फंसाऊंगी, केरोसिन डाल दूंगी और मैं चल जाऊंगी और मैं तो दवाई लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जिस वक्त ये घटना हुई रविंद्र घर पर ही था। उसके अनुसार इंद्रकली ने खुद को आग लगाई और वो भी अपने बेटे राजेश जायसवाल के सामने। वो चलने को गई,
उसका लड़का था, उसने पहला मैसेज जलाया, उसके लड़के ने बुझा दिया, दूसरा भी जलाया, वो भी बुझा दिया, तीसरा जलाया उसने, फिर वो उसके लड़के ने पानी उसके ऊपर डाल दिया। फिर मैं बोला आंटी इंद्रकली जल गई, फिर वो गई हॉस्पिटल, वो पुलिस लोग आए। और वो घटनास्थल में ऐसा उधर स्थिति थी कि केरोसिन वो सब गिरा था। विक्टिम है वो, उसने जो पहने हुए कपड़े थे वो जल के इधर उधर गिरे हुए थे। जो आरोपी है चौहान दाम्पत्य, उनका घर है लग के एक दिन नज़दीक, और वो दीवार की वजह से उनका झगड़ा था। चौहान परिवार इंद्रकली की मौत के केस में पुलिस हिरासत में है, लेकिन उनके मुताबिक इंद्रकली उन्हें एक लंबे समय से ये धमकी देती आ रही थी कि वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि वो खुद के करके फंसा सकती है मुझे। बेकसूर है हम लोग, झूठे में हमें फंसा दिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। सच पुलिस की जांच पूरी हो जाने के बाद सामने आ ही जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इंद्रकली के मरने से पहले दिए गए बयान को ध्यान में रख के एफआईआर दर्ज कर ली है। इंद्रकली गावड़े, उसको जो जलाया गया था उसका इंतकाल हो गया, तो उसके लिए 302 कलम लगाया है मर्डर का। एक पड़ोसी जेल में है, घर पर है एक बेटा और एक बेटी अकेले। दूसरा पड़ोसी मर चुका है, शोक में है एक बेटा अकेला। दोनों पड़ोसी थे, हमसाए थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी हो सकते थे। हमारे हर गांव में, हर मोहल्ले में इस तरह की दुश्मनी के किस्से बुलंद हैं, तो फिर समझौते के किस्से बुलंद क्यों नहीं हैं? दुश्मनी को निभाना वीरता नहीं बल्कि मूर्खता है। लोग आवेश में आकर गैर कानूनी अपराधी तरीके अपनाते हैं, ये समझे बिना कि कानून के हाथ वाकई लंबे हैं। इस तरह के केसेस में अक्सर वो लोग उम्र कैद की सजा काट रहे होते हैं जिन्हें ये दुश्मनियां विरासत में मिली हैं। इन छोटे मसलों को दुश्मनी का रूप लेने से पहले ही सुलझाया जा सकता है। बस जरूरत है कि मोहल्ला कमेटी, ग्राम पंचायत, व्यापारी संगठन और परिवार के लोग इस बात का पक्का इरादा करें कि ये मसले सिर्फ बातों से और कानून की चौखट के अंदर ही सुलझाने होंगे और हिंसा और अपराध को किसी भी स्वरूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब हम सब इस बात को अपनी आम जिंदगी का एक मंत्र मान लें कि जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।